राधे राधे प्रिय सुधी विद्यार्थियों, प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पीके सर और आपके लिए लेकर आया हूं आज फिर से एक अच्छा सा कंटेंट। जी हाँ, हम लोग प्रतिदिन हिंदी साहित्य पढ़ते हैं। उसी क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के आदिकाल के कवि चंद बरदाई। चंद बरदाई के महाकाव्य पृथ्वीराज रासो पर चर्चा करेंगे और पृथ्वीराज रासो के पद्मावती समय पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पद्मावती समय रचना पूछी जाती है किसकी है, उससे संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं। पृथ्वीराज रासो से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं और कुछ चंद बरदाई से भी आते हैं। हालांकि ये समग्र अध्ययन नहीं है चंद बरदाई का, ये हम आपको पहले भी बता रहे हैं। ऐसे ही हमने कल आपको एक वीडियो दी थी पंत पर, तो वो पंत जी पर समग्र अध्ययन नहीं था, बस हमने आपको कंटेंट उपलब्ध कराने की कोशिश की थी कुछ। वैसे तो किसी भी कवि लेखक के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम जो भी आपको कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं उसमें कुछ नया होगा, कुछ अच्छा होगा, कुछ बेहतर होगा, जिससे आपको कुछ नया सीखने को मिले। ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ, इनकी मृत्यु कहाँ हुई, ये कहाँ के राजा थे, कौन कहा, ये सब तो आप पढ़ चुके हैं, पढ़ते हैं हर जगह। तो कुछ नया सीखने के लिए प्रद्योत गुरुकुल से आप जुड़े हैं, ऐसे ही जुड़े रहिए। आशा और विश्वास है कि आपको ऐसे ही नया कंटेंट मिलता रहेगा। चलिए, तो सभी साथी शीघ्रता से जुड़ जाया करें, धीरे धीरे जुड़ते हैं जिससे कि संख्या फिर बाद में कहते हैं कि हम आए तब तक क्लास पूरी हो गई। तो क्लास पूरी होने से पहले आपको बता दिया गया है 8:30 बजे का समय रहता है, तो 8:30 बजे आप आइए। क्लास पूरी कैसे हो जाएगी, तो 8:30 बजे आप आ जाया करिए शीघ्रता से सभी साथी, और फिर उसके बाद जब तक क्लास रहे आधा घंटा 1 घंटा, वैसे अभी लगातार बहुत दिनों से हमने आधे घंटे की क्लास कर रखी है, 1 घंटे की लगभग क्लास होती थी, तो आधा घंटा हमने आपका बचा दिया है और अपना भी आधा घंटा बचा लिया है। चलिए भाई, तो शुरुआत करते हैं आज की बेहतरीन क्लास की, एकदम महत्वपूर्ण क्लास की। ठीक है, एक बार मिलकर बोलेंगे सभी लोग, राधे राधे। चलो, इनमें से आदिकाल का महाकाव्य कौन सा है? आदिकाल का महाकाव्य पूछा जाता है परीक्षाओं में बहुत। ठीक है, तो रामचरितमानस, साकेत, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत। बताइए, तो आदिकाल का इनमें से कौन सा है? ये तो भक्ति काल का है, ठीक है, ये भी सूफी भक्ति का है, ठीक, ये आधुनिक काल का है। अब बचा पृथ्वीराज रासो, तो पृथ्वीराज रासो आदिकाल का महाकाव्य है। सी विकल्प सही हो जाएगा, सविकल्प। और हिंदी का पहला महाकाव्य कहा है इसे किसने? शुक्ल जी ने। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा है इसे, प्रथम महाकाव्य। ठीक है, और इसके जो कवि हैं चंद बरदाई, उन्हें हिंदी का प्रथम महाकवि कहा है। ठीक है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य तो कहा है इस ग्रंथ को, और प्रथम महाकवि किसे कहा है? इसके रचयिता को प्रथम महाकवि। तो ये आप जानते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण आदिकाल का पहला महाकाव्य। चलिए, अगला है पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम क्या है? तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम जगनेक, चंद बरदाई, नरपतनाल, जायसी। तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम चंद बरदाई है, बच्चा बच्चा जाने है। दूसरा प्रश्न, ठीक है, सारी दुनिया जानती है। पृथ्वीराज रासो के सर्गों की संख्या कितनी है? ये भी बहुत आता है परीक्षाओं में, बार बार पूछा जाता है। सर्गों की संख्या कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर्ग पर हम आपको अलग से क्लास दे चुके हैं, तो 69 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 69। तीसरे प्रश्न का डी विकल्प, द विकल्प सही हो जाएगा, 69, 69 सर्ग। चलिए, चौथा है रासो में प्रयुक्त भाषा है। रासो में प्रयुक्त भाषा है, बताइए। बिल्कुल सही दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। रासो में प्रयुक्त भाषा ब्रज भाषा, अपभ्रंश, ब्रज भाषा, अपभ्रंश, राजस्थानी, डिंगल पिंगल। ठीक है, तो रासो की भाषा कौन सी मानी जाती है? डिंगल पिंगल। चाहे भाषा मान लो, चाहे शैली मान लो। ठीक है, भाषा में भी आता है, शैली में भी आता है, डिंगल पिंगल। ठीक है, ये आपको बता चुके हैं। डिंगल बोले तो अपभ्रंश,
अपभ्रंश, डिंगल बोले तो अपभ्रंश प्लस राजस्थानी, ठीक है, राजस्थानी। और पिंगल बोले तो ये भी आपको बता चुके हैं, बहुत आता है, अपभ्रंश प्लस ब्रज। अरे भाई, अपभ्रंश, अपभ्रंश प्लस ब्रज, ठीक है। तो ये है डिंगल और ये है पिंगल। इसमें अब डिंगल वीर रस के लिए, काय के लिए प्रयुक्त होती है, वीर रस में, और पिंगल ये श्रृंगार रस में, प्रेम के लिए, ठीक है। बस इतना जान लो, ये तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, इम्पोर्टेंट। चलो चौथा हो गया। पांचवा देख लो, रासों में प्रधानता है, बताओ। रासों में प्रधानता है करुण रस की, शांत रस की, वीर एवं श्रृंगार रस की, रौद्र एवं बीभत्स रस की। पांचवा प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है, बताओ रासों में काय की प्रधानता है। रासों में करुण रस की है, शांत रस की, वीर एवं श्रृंगार रस की, रौद्र एवं बीभत्स रस की। ये श्रृंगार थोड़ा सा गलत लिख जाता है कंप्यूटर से। बताइए रासों में प्रधानता काय की है, रासों में प्रधानता किस रस की है? करुण रस की? जी बिल्कुल नहीं। शांत रस की? नहीं। वीर रस प्रधान है और श्रृंगार रस, अर्थात ये दोनों रसों की प्रधानता है। सब विकल्प सही हो जाएगा। रासों में प्रधानता काय की है? वीर रस की और श्रृंगार रस की, ठीक है। चलिए, पृथ्वीराज रासो किस प्रकार का ग्रंथ है? तो पृथ्वीराज रासो, अब देखो पृथ्वीराज रासो किस प्रकार का ग्रंथ है? प्रामाणिक, अप्रामाणिक, अर्धप्रामाणिक, जाली। अब ये प्रश्न तो थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला होगा और थोड़ा सा आपको परेशान करने वाला होगा। वैसे ऐसा प्रश्न आएगा नहीं, और आता है तो इसमें कौन सा ज़्यादा सही माना जाएगा? ठीक है, आप बताइए कौन सा ज़्यादा सही माना जाएगा, आप बताइए। आपके अनुसार रासो किस प्रकार का ग्रंथ है? प्रामाणिक, अप्रामाणिक, अर्धप्रामाणिक या जाली ग्रंथ? ठीक है, तो बहुत शानदार प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, कंफ्यूज करने वाला है। आप ये कहोगे हमने तो प्रामाणिक भी पढ़ा है, कुछ विद्वानों ने प्रामाणिक माना है, कुछ लोग ये कहेंगे हमने तो अप्रामाणिक माना है तो हम तो इसे सही करेंगे, कुछ ये कहेंगे कि हमने तो अर्धप्रामाणिक माना है, और कुछ कहेंगे कि हमने तो जाली पढ़ा है। ठीक है, अब देखो इन चारों विकल्पों में यदि बात की जाए तो सबसे ज़्यादा सही मेरे हिसाब से तो ये होगा, ठीक है, अर्धप्रामाणिक। क्यों? क्योंकि जब विवाद की स्थिति है, जहाँ विवाद की स्थिति हो दो पक्षों में, तो वहाँ हमेशा मध्य का रास्ता ही ज़्यादा ठीक रहता है। अब प्रामाणिक और अप्रामाणिक में विवाद है, विवाद प्रामाणिक और अर्धप्रामाणिक में तो है नहीं, काय में प्रामाणिक और अप्रामाणिक। तो जब प्रामाणिक में विवाद है तो हम इसके साथ जाएंगे तो ये पूर्णतः प्रामाणिक माना जाएगा, और अप्रामाणिक के साथ जाएंगे तो ये पूर्णतः अप्रामाणिक माना जाएगा। अब हम तुलसीदास वाली दृष्टि अपनाओ, कौन सी? सामंजस्य, एडजस्टमेंट। 50% इसका ले लो, 50% इसका ले लो, दोनों का मिला के आधा कर दो, ये हो गया अर्धप्रामाणिक। मतलब इसमें आप इसके साथ भी चले गए, इसके साथ भी चले गए, और इसके साथ तो है ही, और जाली तो पूरी तरह कह ही नहीं सकते। ठीक है, तो सब विकल्प ज़्यादा सही होगा इस प्रश्न का, ठीक है, इस तर्क के अनुसार। बाकी आप किसी विद्वान के नाम के अनुसार पूछा जाता तो प्रामाणिक वाला होता तो इस पे जाते, अप्रामाणिक वाला विद्वान होता तो इस पे जाते, अर्धप्रामाणिक तो इस पे जाते। यदि इस तरह से पूछा जाएगा तो ये ज़्यादा बेहतर है उत्तर मेरे हिसाब से। चलिए भैया, पद्मावती के पिता का नाम क्या था? अब बताओ, पद्मावती के पिता का नाम बताओ, बताइए। पद्मावती, विजयपाल, अनंगपाल, कुमोदमणि, पृथ्वीराज। पद्मावती के पिता का नाम क्या था? बताओ भाई, बताओ, पद्मावती के पिता का नाम क्या था?
पद्मावती के पिता का नाम क्या था, बताइए भैया जी, बताइए। चलो, तो पद्मावती के पिता का नाम था विजयपाल। क्या था? विजयपाल। ठीक है, ये यादव वंश का शासक था। ठीक है, ठीक। एक तथ्य, ये समुद्र शिखर का शासक था। ठीक है, ठीक है, विजयपाल। ठीक है, समुद्र शिखर का शासक था और ये यादव वंश का शासक था। इसकी पुत्री का नाम था पद्मावती। ठीक, ध्यान रखना, ये पद्मावती जायसी वाली पद्मावती की बात नहीं हो रही है, ये चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासो की पद्मावती की बात हो रही है। ठीक, सातवां प्रश्न हो गया। आठवां, पद्मावती की माता का नाम क्या था, बताइए। पद्मावती की माता का नाम क्या था? पद्मसेन, रत्नसेन, चंपावती, अहिल्याबाई। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए भाई, बताइए क्या हुआ। पद्मावती की माता का नाम क्या था, बता दीजिए। पद्मावती की माता का नाम क्या था? तो पद्मावती की माता का नाम, इसमें ए विकल्प सही है, पद्मसेन था। क्या नाम था? पद्मसेन। पद्मावती की माता का नाम पद्मसेन था। ठीक है, और पद्मावती के पिता का नाम क्या था? देखो, पद्मावती की माता का नाम पद्मसेन और पद्मावती की पिता का नाम अभी बताया था। पद्मावती के पिता का नाम क्या है? तो ये अभी थोड़ी देर पहले तो हमने बताया ही था आपको। पद्मावती के पिता का नाम बताइए। पद्मावती के पिता का नाम बताओ। तो पद्मावती के पिता का नाम अभी बताया था, विजयपाल। ठीक है, विजयपाल पद्मावती के पिता। ठीक, पिता कौन है? विजयपाल। ठीक, और माता कौन है? पद्मसेन, पद्मावती की माता। तो अब विजयपाल की पत्नी कौन हुई? विजयपाल की पत्नी हुई पद्मसेन। ठीक है, ये पद्मसेन कौन है? विजयपाल की पत्नी है और ये इनकी माता है। अब आप समझ गए होंगे, यदि कंफ्यूज नहीं हुए हो तो। ठीक है, यदि आपको कंफ्यूजन नहीं हुआ है तो आप समझ गए होंगे। ठीक, सीधी सी बात यह है, पद्मावती के पिता विजयपाल और पद्मावती की माता पद्मसेन। जब पिता ये है, माता ये है, तो ये आपस में पति पत्नी हो गए। जवाब। ठीक, चलिए 9वां प्रश्न, विजयपाल कहाँ का राजा था? अरे भाई, ये उत्तर तो हमने पहले ही दे दिया। अरे भाई, ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो प्रश्न आ गया यहाँ पर। विजयपाल कहाँ का राजा था? चलिए, गजनी, समुद्र शिखर, सपादलक्ष, कुमायूंगढ़, बताइए। तो विजयपाल कहाँ का राजा था अभी हम बता चुके हैं, इसलिए इसे अब कोई मतलब नहीं रहा इस प्रश्न का, ये तो प्रश्न गया काम से बेचारा। विजयपाल कहाँ का राजा था? समुद्र शिखर का। कुमायूंगढ़ के राजा का नाम क्या था, अब बताओ। कुमायूंगढ़ के राजा का नाम क्या था? कुमायूंगढ़ के राजा का नाम क्या था? कुमोदमल, साहबुद्दीन, पृथ्वीराज, सोमेश्वर। ए बी सी डी। 10वां प्रश्न, अब बताओ कुमायूंगढ़ का राजा कौन था, बताओ। कुमायूंगढ़ का राजा कौन था? ए बी सी डी। बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो कुमायूंगढ़ का राजा था कुमोदमणि। कौन था? कुमोदमणि। ए विकल्प सही है। कुमोदमणि सपादलक्ष के राजा थे। ठीक है, कहाँ के राजा थे? सपादलक्ष।
कुमोदमणि सपादलक्ष के राजा थे और इनका जो गढ़ था, किला था, गढ़ किला था वो कुमोदमणि था, कुमोदमणि में था। ठीक है, इनका किला कहाँ था? कुमोदमणि में। दुर्ग, किला का मतलब दुर्ग, कुमायूंगढ़, वो सॉरी इनका, ये तो राजा थे, किला इनका कुमायूंगढ़ में था। किला कहाँ था? कुमायूंगढ़ में। ठीक, इनका किला कुमायूंगढ़ में, सपादलक्ष के राजा थे और ये कुमोदमणि इनका नाम था। ये विकल्प सही है। 11वां प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या था? पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या था? बताइए। जटमल, जयमल, सोमेश्वर, अनंगपाल। बताओ भैया बताओ। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या था? ABCD बताओ। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या था? तो पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम था सोमेश्वर। सब विकल्प सही है, सोमेश्वर। क्या था? सोमेश्वर। ठीक है, चलिए भैया, ये हो गया 11वां प्रश्न। अब देख लो 12वां। पद्मावती से विवाह के समय पृथ्वीराज की कितनी अवस्था थी? बताइए। पद्मावती से विवाह के समय पृथ्वीराज की कितनी अवस्था थी? 16 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष, 23 वर्ष। बहुत अच्छा प्रश्न है। जब पद्मावती से विवाह हुआ उस समय इनकी अवस्था कितनी थी? किनकी? पृथ्वीराज की, पृथ्वीराज चौहान की। बताओ कौन सा विकल्प सही होगा? पद्मावती से विवाह के समय पृथ्वीराज की अवस्था कितनी थी? 16 वर्ष। ये विकल्प सही है, 16 वर्ष। वो तो उस समय में इनका विवाह हो गया। आज के समय में होते तो नाबालिग में पकड़े जाते। ठीक है, विवाह भी नहीं हो पाता, बाल विवाह हो जाता और बाल विवाह धारा के अंतर्गत विवाह से वंचित रह जाते। तो पद्मावती से विवाह के समय पृथ्वीराज की अवस्था 16 वर्ष थी। 16 वर्ष में विवाह हुआ था। ठीक है, चलिए अगला। पद्मावती के समय अपना संदेश, पद्मावती ने अपना संदेश किसके माध्यम से दिल्ली पहुंचाया? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न आ गया भाई। बताओ पद्मावती ने अपना संदेश किसके माध्यम से पहुंचाया था दिल्ली? पद्मावती ने अपना संदेश किसके माध्यम से दिल्ली पहुंचाया था? बताओ। ब्राह्मण के द्वारा, तोते के द्वारा, हंस के द्वारा, सखी के द्वारा। बताओ। सखी तो जा ना सकती अकेली दिल्ली। आजकल की सखियां तो चली जाती हैं कहीं भी, लेकिन उस समय की सखी इतनी सक्रिय नहीं थी कि दिल्ली तक चली जाती। इतने साधन भी नहीं थे। हंस सरोवर में रहता है तो हंस तो दिल्ली पहुंच कैसे जाएगा? अब ये दो बचे, ब्राह्मण और तोता। तो ब्राह्मण के द्वारा भी नहीं भेजा था इन्होंने, तोते को भेजा था। ठीक है, कबूतर, जैसे कबूतर चिट्ठी ले जाता है ऐसे ही तोता चिट्ठी लेके गया था पद्मावती की। ठीक है, तोता क्या लेके गया था? चिट्ठी। किसके सामने? पृथ्वीराज चौहान के पास। और पृथ्वीराज चौहान ने जैसे ही पढ़ी चिट्ठी वैसे हो गए पागल। चलो अगला। साहबुद्दीन गोरी कहाँ का सुल्तान था? साहबुद्दीन गोरी कहाँ का सुल्तान था? बताइए। 14वां प्रश्न, साहबुद्दीन गोरी कहाँ का शासक था, सुल्तान था? ईरान का, गजनी का, बलख का, अरब का? बताओ। बहुत बढ़िया प्रश्न है। साहबुद्दीन गोरी कहाँ का शासक था? ABCD अ ब श द। तो शाहबुद्दीन गोरी गजनी का शासक था। ठीक है, गजनी। ये आया, कुछ आया नाम, कुछ याद आया गजनी से? ये गजनी का शासक था। ठीक है, 14वां प्रश्न, गजनी। बी विकल्प सही है। 15वां प्रश्न देखो। पृथ्वीराज ने कितनी बार साहबुद्दीन गोरी को बंदी बनाकर प्रतिष्ठाहीन कर दिया था? बताओ। पृथ्वीराज ने, हम इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं पृथ्वीराज चौहान
चंदबरदाई के अनुसार, ठीक है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार शहाबुद्दीन गोरी को बंदी बनाकर प्रतिष्ठाहीन कर दिया था। कितनी बार? 3 बार, 16 बार, 4 बार, 5 बार। 15वां प्रश्न, पृथ्वीराज ने रि की मात्रा है, ठीक है, पृथ्वीराज ने कितनी बार शहाबुद्दीन गोरी को बंदी बनाकर प्रतिष्ठाहीन किया? तो 3 बार, ठीक है। अब विकल्प सही होगा 3 बार, ठीक है। शानदार प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। बताओ भाई, अगला है 16वां, पद्मावती समय में पृथ्वीराज और पद्मावती का विवाह किस शक संबंध में होना बताया गया है? चलो भाई, ये तो कुछ ज्यादा ही बढ़िया प्रश्न आ गया। पद्मावती समय में पृथ्वीराज और पद्मावती का विवाह किस शक संबंध की बात हो रही है, शक संबंध में होना बताया गया है। 1105, 1130, 1205, 1230। बताओ, बहुत बढ़िया संख्याएं, 1105, 1130, 1205, 1230। तो 1100 सही उत्तर होगा, 1130, ठीक है, वह विकल्प सही है। पद्मावती समय में पृथ्वीराज और पद्मावती का विवाह किस शक संबंध तक होना बताया गया है? इस 1130 शक संबंध में पद्मावती का और पृथ्वीराज का विवाह हुआ था, ठीक है। यहाँ है पद्मावती, ठीक है, पद्मावती और पृथ्वीराज का विवाह कौन से संबंध में हुआ था? शक संबंध। तो 1130 में शक संबंध। पृथ्वीराज ने शहाबुद्दीन को कौन सा दंड देकर मुक्त कर दिया था? बताओ, 17वां प्रश्न, बहुत बढ़िया। पृथ्वीराज ने शहाबुद्दीन को कौन सा दंड देकर मुक्त कर दिया था? बताओ। 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर, 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर, 10,000 घोड़े लेकर, 500 हाथी लेकर, 8,000 घोड़े लेकर। बताओ भाई, कौन सा दंड लेकर उसे छोड़ दिया था? बताइए 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 बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। 17वां प्रश्न है, 17 का डी विकल्प सही होगा, फटाफट। 8,000 घोड़े लेकर छोड़ दिया था। पृथ्वीराज ने शहाबुद्दीन गोरी को दंड मुक्त कर दिया था कि 8,000 घोड़ा दे जाओ, जा भाग जा, चल आग। किसकी सेना में खुरासन के सुल्तान शामिल थे? बताओ, किसकी सेना में खुरासन के सुल्तान शामिल थे? वाह भाई वाह, शहाबुद्दीन, कुतुबुद्दीन, कुमोदमणि, विजयपाल। बताओ, तो बहुत बढ़िया प्रश्न है। किसकी सेना में खुरासन के सुल्तान शामिल थे? शहाबुद्दीन, कुतुबुद्दीन, कुमोदमणि, विजयपाल। तो शहाबुद्दीन की सेना में खुरासन के सुल्तान शामिल थे, खुरासन के सुल्तान शामिल थे शहाबुद्दीन की, ठीक है। चलिए भैया जी, अब 18 हो गया। 19, पृथ्वीराज और पद्मावती की प्रश्रय भेंट कहाँ हुई? पृथ्वीराज और पद्मावती की प्रश्रय भेंट कहाँ हुई? बताइए, पृथ्वीराज और पद्मावती की प्रश्रय भेंट कहाँ हुई? उपवन में, शिव मंदिर में, अष्टभुजा मंदिर में, राजमहल में। ये तो बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। बताओ, भेंट कहाँ हुई? पृथ्वीराज और पद्मावती कहाँ मिले थे? ठीक है, उपवन में, शिव मंदिर में, अष्टभुजा मंदिर में, राजमहल में, ठीक है। कहाँ हुए? तो पृथ्वीराज और पद्मावती की प्रश्रय भेंट हुई थी शिव मंदिर में। कहाँ हुई थी? शिव मंदिर। बहुत बढ़िया, शिव जी के मंदिर में भेंट हुई थी भैया जी पहले, प्रश्रय भेंट। चलिए, पृथ्वीराज ने अपना वरण किस प्रकार करने का संदेश पृथ्वीराज को भेजा था? पद्मावती ने अपना वरण किस प्रकार करने का संदेश पृथ्वीराज को भेजा था? मतलब पद्मावती ने ये कहा कि तुम मुझे उसी प्रकार से वरण कर लो
जैसे अर्जुन ने सुभद्रा का किया था, जैसे अर्जुन ने द्रौपदी का किया था, जैसे कृष्ण ने रुक्मिणी का किया था, इनमें से कोई नहीं। मतलब कैसे वर्ण करने के लिए कहा था पद्मावती ने, विवाह करने के लिए कैसे कहा था कि कैसे मेरा वर्ण करोगे, ये पत्र में भेजा था, संदेश में भेजा था पद्मावती ने पृथ्वीराज को कि हमारा वर्ण उसी प्रकार कर लो जैसे अर्जुन ने सुभद्रा का किया था। जी नहीं, हमारा वर्ण, पद्मावती कहती है कि हमारा वर्ण पृथ्वीराज चौहान जी वैसे ही कर लो जैसे अर्जुन ने द्रौपदी का किया था। नहीं, द्रौपदी का तो वैसे किया था, कैसे, मछली की आंख में तीर मारकर, ये सही है। जैसे कृष्ण ने रुक्मिणी का किया था वैसे ही तुम हमारा कर लो, ये कहा था पद्मावती ने पृथ्वीराज को, संदेश भेजा था पद्मावती को कि जिस प्रकार से कृष्ण ने रुक्मिणी का वर्ण कर लिया वैसे ही तुम हमारा वर्ण कर लो स्वामी। चलो 20 हो गए। 21वां, राजकुमारी पद्मावती की लग्न पत्रिका कुल पुरोहित ने किस राजा को सौंपी? पृथ्वीराज चौहान को, शाहबुद्दीन गोरी को। 21वां प्रश्न है, बताओ। राजकुमारी पद्मावती की लग्न पत्रिका कुल पुरोहित ने किस राजा को सौंपी? ABCD। जो कुल पुरोहित थे उन्होंने पद्मावती की लग्न पत्रिका किसे सौंपी, कैसे? पृथ्वीराज चौहान को, शाहबुद्दीन गोरी को, राजा कुमोदमणि को, इनमें से किसी को नहीं। तो बताओ, तो इनमें से सही उत्तर होगा सी विकल्प, राजा कुमोदमणि को। ठीक है, पृथ्वीराज को नहीं। राजा कुमोदमणि के साथ विवाह हो रहा था पद्मावती का, फिर पद्मावती ने ये कहा था कि तुम हमें वैसे ही ले जाओ जैसे कृष्ण ले गए थे रुक्मिणी को, ऐसे कर लो मेरे साथ विवाह। ये है। पद्मावती समय में किस रस की प्रधानता है? बताओ। पद्मावती समय ये पृथ्वीराज रासों का एक समय है, पृथ्वीराज रासों का एक समय है, वेरी इंपॉर्टेंट है पृथ्वीराज रासों का समय। ठीक है, पूछा जाता है पद्मावती समय पृथ्वीराज रासों का एक हिस्सा है, भाग है, खंड है। पद्मावती समय में किस रस की प्रधानता है? तो पद्मावती समय में बताओ, श्रृंगार और शांत। भाई जहाँ पद्मावती होगी वहाँ शांत रस तो होगा ही नहीं। श्रृंगार और वीर, हाँ, प्रेम भी होगा और लड़ाई भी होगी, प्रेम भी होगा और लड़ाई भी होगी प्रेम विवाह में। ठीक है, करुण और शांत नहीं। ठीक है, ये तो दोनों ही नहीं होंगे। बीभत्स और भयानक, ये भी दोनों नहीं होंगे। बी विकल्प सही है। जब प्रेम विवाह हो, युद्ध हो, जबरदस्ती शादी की जा रही हो तो श्रृंगार होगा प्रेम के चक्कर में, और लड़ाई के चक्कर में वीर रस होगा। ठीक है, बी विकल्प सही होगा। 23वां देखो, मनहु कलास सिभान कलासो लहसो वन्य। वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये पृथ्वीराज रासों की। ठीक है, मनहु कलास सिभान कलासो लहसो वन्य में कौन सा रस और कौन सा अलंकार है? वीर रस और उपमा अलंकार, करुण रस और अतिशयोक्ति अलंकार, श्रृंगार रस और उत्प्रेक्षा अलंकार, और भयानक रस और रूपक अलंकार। बहुत बढ़िया। 23वां प्रश्न है, बताइए कौन सा होगा इसमें? ABCD। तो देखो हम कुछ नहीं पहचान रहे, एक बार पहचानेंगे। इतने बड़े प्रश्न में सिर्फ एक शब्द से ही उत्तर, सारा उत्तर सही हो जाएगा। हमने यही शब्द पहचान लिया, मनः। ठीक है, ये मनः क्या है? ये जन, जानो, मन, मानो। ठीक है, जन, जानो, मन, मानो, जानह। ठीक, जानह, मानह। यदि इस प्रकार के शब्द आ रहे हैं कहीं तो वहां पर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। ये उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं। अब हमने पूरी पंक्ति में प्रश्न उत्तर में एक ही शब्द पकड़ लिया, मानह, इससे हमें मिला उत्प्रेक्षा अलंकार। अब देखो, वीर रस और उत्प्रेक्षा उपमा गलत हो गया, करुण और अतिशयोक्ति गलत हो गया, श्रृंगार और उत्प्रेक्षा सही हो गया, एक ही जगह उत्प्रेक्षा आया है, भयानक और रूपक ये हुआ। ऐसे पहुंचो उत्तर तक, केवल एक शब्द पकड़ लिया और उसी से
अब भाई हमें नहीं पता चल रहा कि इसमें मानव कला, सस्यभान कला, 1600 वन्य, इसमें कौन सा रस है, क्योंकि हमारी, मान लो हमारी भाषा में हमारी समझ में ही नहीं आ रहा कि इसका अर्थ क्या है, तो हम रस तो पहचान नहीं पा रहे। ठीक है। वैसे काय का वर्णन है इसमें? प्रेम का वर्णन है, श्रृंगार का। ठीक है, तो ये श्रृंगार रस और उत्प्रेक्षा अलंकार, शानदार। 23-24 देखो, पद्मावती समय और पृथ्वीराज का विवाह कहाँ संपन्न हुआ? सॉरी, पद्मावती और पृथ्वीराज, पद्मावती और पृथ्वीराज का विवाह कहाँ संपन्न हुआ? शिव मंदिर में, अष्टभुजा मंदिर में, गणेश मंदिर में, हनुमान मंदिर में। भाई हनुमान मंदिर में तो काऊ को विवाह होता है, क्यों? हनुमान खुद ही बेचारे अविवाहित हैं, तो विवाह क्या करवाएंगे? ठीक है, बस हनुमान का आशीर्वाद ले लो। हनुमान मंदिर में विवाह तो मैंने तो नहीं देखा होता। चलिए, अब बचे 3। अब 3 में से बता दो भाई कौन सा सही है? ABCD कौन सा सही है बताओ? 3 में से कौन सा सही है? पद्मावती और पृथ्वीराज का विवाह संपन्न हुआ शिव मंदिर में। पद्मावती और पृथ्वीराज मिले थे शिव मंदिर में, लेकिन विवाह नहीं हुआ था। विवाह हुआ था अष्टभुजा मंदिर में। बी विकल्प सही होगा, अष्टभुजा दुर्गा का। ठीक है, माँ दुर्गा के मंदिर में विवाह किया था। किसने? पद्मावती और पृथ्वीराज ने। ठीक है, गणेश मंदिर नहीं। ठीक, ये भी नहीं। कहाँ विवाह किया था? अष्टभुजा के मंदिर में। ठीक है, और ये अष्टभुजा का मंदिर था कहाँ? बताओ भैया, बताओ, अष्टभुजा का मंदिर कहाँ था? ठीक है, अष्टभुजा का मंदिर दिल्ली के पास। जब दिल्ली पहुंच गए तब अष्टभुजा के मंदिर में जाके विवाह किया। भगा के ले गए, पहले पद्मावती को भगा के ले गए अपने साथ, जैसे कृष्ण ले गए थे रुक्मिणी को, वैसे ही। पद्मावती समय के रचयिता कौन है? जायसी, चंद्रवरदाई, जगनिक, नरपतनाल। तो पद्मावती समय किन की रचना है? चंद्रवरदाई की। पहले से बहुत बार कह चुके हैं, चंद्रवरदाई की रचना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 25वां हो गया। अब देखो 26वां, पद्मावती ने किस पक्षी को पकड़कर पिंजड़े में बंद कर लिया था? हंस, गौरैया, तोता, कोयल। 26वां प्रश्न बताओ, तो पद्मावती ने किस पक्षी को पकड़कर पिंजड़े में बंद कर लिया था? बताओ, हंस को, गौरैया को, तोता को, कोयल को? तो तोता को। ठीक है, पद्मावती ने तोता को। अरे भाई कुछ नहीं, वो तोता वाली पद्मावती की वो तो देखी होगी आपने, चित्र देखा होगा कहीं न कहीं, जिसमें पद्मावती तोते को लेके क्या बैठी है, तोते को पिंजड़े में बंद किए हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये सब विकल्प सही है। 26 हो गया। 27, पृथ्वीराज चौहान कहाँ के राजा थे? अजमेर, दिल्ली, कन्नौज, उज्जैन। 27वां प्रश्न बताओ, तो पृथ्वीराज चौहान कहाँ के राजा थे? दिल्ली के। ठीक है, बी विकल्प सही है, बहुत बढ़िया है। बी विकल्प, दिल्ली के राजा थे पृथ्वीराज। अगला, सोमेश्वर कहाँ के राजा थे? पृथ्वीराज के बाप पिता सोमेश्वर कहाँ के राजा थे? सांभर, उड़ीसा, कन्नौज, दिल्ली। ये बताओ, सांभर, उड़ीसा, कन्नौज, दिल्ली। बहुत बढ़िया प्रश्न है। 28वां प्रश्न, सोमेश्वर कहाँ के राजा थे? बताओ, तो सोमेश्वर थे सांभर के राजा थे। ठीक है, कहाँ के राजा थे? सांभर। सांभर झील तो आपने जब देखी होगी, कहाँ है, सुनी होगी। ठीक है, राजस्थान में है, वहीं पर सांभर क्षेत्र है, उसी क्षेत्र के राजा थे। चलो, चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? अब आया है बहुत सरल प्रश्न, चंद्रवरदाई किनके दरबारी कवि थे? जयचंद, परमाल,
या पृथ्वीराज चौहान या शहाबुद्दीन गोरी? तो किसके थे? पृथ्वीराज चौहान के थे। ठीक है, 29 हो गया। 30वां, पृथ्वीराज रासो के सर्गों को क्या नाम दिया गया है? क्या कहा गया है? पृथ्वीराज रासो के सर्गों को क्या कहा गया है? समय, सर्ग, अध्याय, कांड। तो समय कहा गया है। ठीक है, समय, सर्ग, अध्याय, कांड, इस पर आधारित एक वीडियो हमने दी थी। वो बहुत अच्छी वीडियो है, 10 मिनट की वीडियो है लगभग, और उसे 57,000 लोगों ने देखा है। यदि आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को अवश्य देखें, जिसमें महत्वपूर्ण रचनाओं के सर्ग दिए गए हैं, अध्याय, कांड दिए गए हैं। ठीक है, तो ये 30 प्रश्न हो गए। कितने प्रश्न हो गए? 30 प्रश्न हो गए। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्नों का संकलन। और चलिए भैया, चलो 30 प्रश्न हो गए और 30 ही प्रश्न है आज। चलिए भैया, आज हम कमेंट बॉक्स कार्ड नहीं दे रहे। कोई उत्तर नहीं देता तो कमेंट बॉक्स कार्ड देने का मतलब क्या है? 1-2 लोग देते हैं, एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, तो कोई विशेष। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर से एक अच्छे कंटेंट और अच्छी क्लास के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। राधे राधे कहते रहें, हिंदी पढ़ते और पढ़ाते रहें। ठीक है, जुड़े रहें और अपने साथियों को भी जोड़ते रहें। मिलेंगे फिर। जय हिंदी, जय भारत।